गाइस अनअकैडमी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक बार फिर से बेस्ट बैच को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कॉम्बात इंडिया बैच ये है जो कि प्रैक्टिस बैच रहेगा गाइस 2022 के लिए, और ये 23 फिफ्थ से स्टार्ट है और ये इसका इंडिया जो डेट रखा गया है वो 5 अप्रैल 2022 तक रखा गया। इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर यहाँ पर मिलेंगे, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 2,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स को भी क्लियर किया है, वो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। और यहाँ पे राफेल एफकैट 2022 के लिए आ चुके हैं कंप्लीट बैच कोर्स है, जो कि ये भी 23 फेब से स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अचीव सीडीएस 2022 के लिए भी आ चुका है, ये 30 डेज का प्रैक्टिस बैच है, तो चाहे तो इसको भी आप लोग लाइक ज्वाइन कर सकते हो, ये भी बहुत ही बढ़िया काफ़ी कमाल का है, ठीक है। और ये गोदावरी है जो कि नेवी के लिए है, ठीक है। प्रैक्टिस बेस्ट 2022 के लिए जो कि 23 फेब से स्टार्ट है और 7 अप्रैल 2022 खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे मिलेंगे इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर, गाइस स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस आपको कुछ करना नहीं है, अपना कोड डालना होगा GZT10, आपको 10% का डिस्काउंट डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए फटाफट इनरोल करिए। हे गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। यानी अगर आप इंडियन एयरफोर्स, नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सारे ये जो हमारे पास जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ सारे क्वेश्चन बिल्कुल हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सूर्या डिफेंस एकेडमी चैनल को, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। बेल आइकन प्रेस करोगे तो हमारे जो भी वीडियो होगा, नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि सिडनी ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पीटी ऊषा, सुनीता रानी, संतोष जाधव या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। सभी लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। और सारे क्वेश्चन क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सभी लोग फटाफट राइट आंसर कमेंट करेंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता नहीं होगा तो मैं आपको फिर से दोबारा से बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेस में, ठीक है। आप इमेजेस से चाहे तो इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। वैसे आपके क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में तो उस टाइम आपको इमेज जो होता है ये नहीं दिया होता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे इमेज भी एक दिया था हिंट के लिए, ताकि इससे आप पकड़ सके, ठीक है। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, या फिर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोटबुक में। तो देखिए, ओलंपिक के इतिहास में पहली भारतीय महिला विजेता होने का श्रेय कर्णम मल्लेश्वरी को जाता है। और सन 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में पहली बार भारतीय महिला के तौर पर पदक जीता था। और कर्णम मल्लेश्वरी को लोहे का महिला के नाम से तब से ही जानना लगा, मतलब उसी समय से ये जानने लगा इनको, ठीक है। और मल्लेश्वरी को अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। तो ये तीनों आपको यहाँ पे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 2 ये है कि बिहू किस राज्य का नृत्य है। बिहू इज द डांस ऑफ विच स्टेट। मिजोरम, असम, त्रिपुरा या फिर गुजरात। राइट आंसर सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए। और देखिए, वैसे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे क्या है, असम हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। असम यानी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहू असम राज्य का नृत्य, ठीक है, असम राज्य का नृत्य है, ठीक है। और देख लेंगे यहाँ पे बिहू के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमारे सामने, आप नोट कर लीजिएगा कि बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है, जो बिहू त्यौहार होता है इससे संबंधित है, ठीक है। और यह खुशी का नृत्य युवा पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। और इसकी विशेषता फुर्तीली नृत्य मुद्राएं तथा हाथों की तीव्र गति है। और नर्तक पारंपरिक रंगीन अश्मीय और परिधान पहनते हैं। तो कपड़े की भी जिक्र यहाँ पे की जा रही है कि किस तरह के कपड़े पहन के वो नृत्य करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे
सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। बहुत ही अच्छा सवाल है। हु इज द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे। अरुंधति रॉय या फिर आर के नारायण, अमृता प्रीतम या फिर महाश्वेता देवी। करेक्ट यानी राइट आंसर सभी लोग कमेंट करना है यहाँ पे फटाफट। और वैसे देखिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुंधति रॉय हो जाएगा, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अरुंधति रॉय यानी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, अरुंधति रॉय के बारे में। तो देखिए जो सुजेना अरुंधति रॉय है, इनका जन्म 24 नवंबर 1961, यानी अंग्रेजी की एक लेखिका और समाज सेवी भी है। ठीक है, इसने कुछ एक फिल्मों में भी काम किया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ये बुकर पुरस्कार यानी प्राप्त अरुंधति रॉय ने लेखक के अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन समेत भारत के दूसरे जन आंदोलनों में भी हिस्सा लिया है। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है। बहुत ही अच्छा सवाल है, स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है। हम स्वर्ण मंदिर के बारे में आज डिटेलिंग में जान लेंगे। ठीक है, पहले आप यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि स्वर्ण मंदिर किस स्थान पर स्थित है। अमृतसर, मदुरई या फिर बीजापुर या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृतसर में स्थित है। कहाँ पे है स्थित है? अमृतसर में स्थित है। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, स्वर्ण मंदिर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। तो देखिए गुरुद्वारा श्री हर मंदिर साहिब को श्री दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर किस किस नाम से जाना जाता है आप ऊपर में पढ़ सकते हैं कि गुरुद्वारा श्री हर मंदिर साहिब को श्री दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर सिख समुदाय का सबसे पवित्र और सुंदर गुरुद्वारा है। ठीक है, जो कि अमृतसर पंजाब भारत में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण दिसंबर 1585 में आरंभ हुआ था, जो कि अगस्त 1604 में पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला सदस्य कौन थी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे, यानी यूएन की, राष्ट्र की, जो यूएन हमारा राष्ट्र है उसकी प्रथम महिला सदस्य कौन थी। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर इंदिरा गांधी। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो है विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन की पहली प्रथम महिला सदस्य बनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में आप जान लेंगे और चाहे तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए विजय लक्ष्मी पंडित एक ऐसा नाम है जो कि महिला सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण है। वह 1937 में देश की पहली महिला जो मंत्री बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित, और सन 1946 में तथा उसके बाद कि कई वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र में किसी राष्ट्र के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी थी। और 1947 में वह विश्व की प्रथम महिला राजदूत भी बनी थी, जिन्होंने 3 राजधानियों मॉस्को, वाशिंगटन और लंदन में राजदूत के पद पर कार्य किया। ठीक है, और 1953 में वह संयुक्त महासभा की प्रथम निर्वाचित महिला अध्यक्ष भी बनी थी। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे विजय लक्ष्मी पंडित से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत में कितने राज्य हैं। ये सवाल कई बार एग्जाम में भी पूछा गया। सवाल तो ऐसे बहुत छोटा है और लेकिन बताते हैं लोग, कुछ लोग गलत बता देते हैं, कुछ लोग सही बताते हैं। ठीक है, सवाल बहुत ही छोटा है। आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको बताना पड़ता है। वैसे हम इनके बारे में पूरा डिटेलिंग में आ जानेंगे, तो आपको राइट आंसर कमेंट करना है यहाँ पे 32, 30, 28 या फिर 25। तो देखिए वैसे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 28 हो जाएगा। ठीक है, कई लोग यहाँ पे 29 भी बताते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, लेकिन 29 गलत है और 28 क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 28 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 28 क्यों सही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उत्तर में आपको ये मिलता है कि भारत अब 28 राज्य
और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा ये चीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे कि शिमला समझौता कब हुआ। शिमला समझौता कब हुआ? ठीक है, सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। 1972 में, 1970 में, 1965 में या फिर 1962 में। तो देखिए जो शिमला समझौता हुआ था वो हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1972 में इसकी समझौता की गई थी। अब इसके बारे में हम डिटेलिंग में यहाँ जान लेते हैं। ठीक है, तो हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए और इसे शिमला समझौता भी कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में हुई और लड़ाई के बाद किया गया था। ठीक है, और इसमें पाकिस्तान के टोटल 80,000 से अधिक सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? बहुत ही अच्छा सवाल है। विच इंडियन गॉट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र में? रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जिम्मी कार्टर, अमृत्य जैन या फिर डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना? राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। और देखिए वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है? अमृत्य जैन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 9 ये है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है? बहुत ही अच्छा सवाल है। वेयर इज द कैपिटल ऑफ झारखंड? झारखंड की राजधानी कहाँ है? आपके एग्जाम में राज्य, राजधानी, आपके मुख्यमंत्री, मुद्रा, इन सभी से सवाल आता है। नदियाँ, बड़ी पहाड़, छोटी पर्वत, इससे सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वैसे ज़्यादातर तो झारखंड किसी न किसी स्टेट की राजधानी तो पूछ ही ली जाती है और मुख्यमंत्री तो कंपलसरी है। ठीक है, गवर्नर के नाम भी पूछे जाते हैं। तो ये सब तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रांची हो जाएगा, जो कि झारखंड की राजधानी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास दिया गया है कि भारत का 28वां राज्य झारखंड भारत का एक राज्य है। ठीक है, और रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ और दक्षिण में ओडिशा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि मान लीजिए जो जैसे झारखंड हुआ, ये पूछ देगा कि हमारे जो झारखंड के अगल बगल राज्य कौन कौन से हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ये आपको याद रखना होगा कि हमारे झारखंड की नज़दीकी सीमाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से स्टेट लगे हुए हैं हमारे। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ भी है और दक्षिण में ओडिशा है और पूर्व पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इन सभी को छूते हुए लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। टोटल क्षेत्रफल की बात करें हम तो 89,714 किलोमीटर और इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री अभी हाल में है हेमंत सोरेन और गवर्नर वहाँ के जो है वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन कि एफिल टावर कहाँ अवस्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, आप सबको पता होगा। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर कोलकाता? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा, यानी फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ठीक है, अब हम एफिल टावर के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एफिल टावर के बारे में बात करेंगे कि ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। ठीक है, यह एक लौह टावर है। इसका निर्माण 1887 से लेकर 1889 में सैम्प दे मार्स में सीन नदी के तट पर पेरिस में हुआ था। इसका उद्घाटन 31 मार्च 1889 में हुआ था और 6 मई से यह टावर लोगों के लिए खुल गया था। ये भी आपको याद रखना होगा। अब एफिल टावर के बारे में कुछ हम और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। आप देख सकते हैं इमेजेस में एफिल टावर ये है और एफिल टावर एक वर्ग के रूप में बना हुआ है। ठीक है, जिसकी हर किनारे की लंबाई 125 मीटर है। इसकी एंटीना की ऊंचाई 116 मीटर है, जबकि इसकी कुल ऊंचाई 324 मीटर होती है। हालांकि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 335 मीटर है और फीट में अगर इसकी देखी जाए तो इसकी टोटल ऊंचाई 1063 फीट है।
तो ये आपको एफिल टावर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही बता सकते हैं। यहाँ पे आपको लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें मिल जाने वाला है। तो ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।